हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के बारे में। इसमें चैप्टर 5वां बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि इस समय कॉलेज और स्कूल बंद रहने हैं। ऑनलाइन स्टडी आप अपनी जारी रखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से कह सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में तत्वों को क्या रखा गया है? उनके परमाणु भार के अनुसार रखा गया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण क्या हैं देखेंगे। इसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। इस आवर्त सारणी में 12 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? 12। इस आवर्त सारणी में 9 वर्ग अथवा समूह थे। इस आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के मौलिक गुण उनका परमाणु भार होता है। तत्वों का मौलिक गुण जो होता है तो क्या होता है? उनका परमाणु भार होता है। अगला है, इस आवर्त सारणी के एक ही वर्ग या समूह में उपस्थित तत्वों के सभी गुणधर्म समान होते हैं। यानी इस आवर्त सारणी में जो वर्ग और एक ही वर्ग के समूह उपस्थित होते हैं उन तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। अगला है, मेंडलीव आवर्त सारणी की उपयोगिता। उपयोगिता देखेंगे क्या है? तत्वों के अध्ययन में आसानी होती है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंतर्गत जो तत्व आते हैं तो उनका अध्ययन करने में आसानी होती है सारणी के अनुसार। परमाणु भार ज्ञात करने में उपयोगी होते हैं और नए तत्वों की खोज में आसानी होती है। अब देखेंगे मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष क्या हैं। हाइड्रोजन का 2 जगहों पर स्थान, यानी हाइड्रोजन का क्या होता है? 2 जगहों पर स्थान होना दोष है। अधिक परमाणु भार वाले कुछ तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखना, यानी जो अधिक परमाणु भार वाले तत्व हैं और कुछ तत्वों के जो कम परमाणु भार वाले तत्व हैं उनसे पहले रख देते हैं। नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव होना। तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं होता। कुछ विपरीत गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है, यानी जो कुछ के गुण अलग अलग है फिर भी उनको एक ही वर्ग में रखा गया है। ये क्या है? इसके मूल आवर्त सारणी के दोष हैं। हाँ, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में संशोधन करके मोजले ने मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की रचना किया था। मेंडलीव ने जब मूल आवर्त सारणी में संशोधन करके मोजले वैज्ञानिक का नाम है, मोजले ने क्या किया? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की रचना किया था। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण क्या है? अब आधुनिक आवर्त सारणी क्या है देखेंगे इनके लक्षण। इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग या समूह है। कितने आवर्त हैं? 7। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व ही होते हैं। पहले आवर्त को क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें कितने तत्व होते हैं? 2। दूसरे तथा तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इनमें 8 तत्व हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहते हैं, यानी तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व भी कहते हैं। जैसे परिभाषा पूछ लेता है कि प्रारूपी तत्व कहते हैं। अगला है चौथा नंबर। चौथे तथा 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, इसलिए इनको दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? 18 तत्व, यानी सबसे ज्यादा। जबकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाया जाता है इसमें देखिए अति लघु आवर्त, यानी जब छोटा 2 लाइन का आंसर होता है तो क्या होता है? अति लघु त्रि आंसर होता है, यानी दो तत्व होते हैं तो क्या हो गया? अति लघु। जब हम लघु त्रि आंसर लिखते हैं तो कम से कम 4 या 8 लाइन का लिखते हैं। तो यहाँ पे जब 8 लाइन का हो, यानी 8 से 8 तत्व हो तो लघु आवर्त होते हैं। अब दीर्घ का मतलब, दीर्घ उत्तर जब हम लिखते हैं तो कम से कम 18-20 लाइन का, यानी आधा पेज, 1 पेज, 2 पेज का होना चाहिए। तो जब 18 लाइनें लिखेंगे, यानी 18 लाइन 1.5 पेज, तो क्या कहलाएगा वो? दीर्घ आवर्त, यानी जहाँ पे 18 तत्व, अति लघु दीर्घ। इनसे आपको अपने प्रश्नों के अनुसार याद रखना है।
2 लाइन यानी 2 तत्व हो तो अति लघु, 8 लाइन यानी 8 तत्व हो तो लघु आवर्त, 18 लाइन यानी 18 तत्व हो तो दीर्घ आवर्त कहते हैं। दीर्घ आवर्त में स्थित पहले 8 तत्व को सामान्य तत्व तथा अन्य जो 10 तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। कई बार क्या होता है, पूछ लेता है संक्रमण तत्व क्या है, तो दीर्घ आवर्त में स्थित जो 10 तत्व होते हैं बाद के, उनको क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहते हैं। छठवें तथा सातवें आवर्त में 32 तत्व हो सकते हैं, इसलिए इनको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। यानी सबसे बड़ा अति दीर्घ आवर्त हो गया जिसमें 32 तत्व हैं, उनको क्या कहेंगे, अति दीर्घ आवर्त। छठवें आवर्त के अंतः संक्रमण तत्व को लैंथेनाइड तथा सातवें आवर्त के अंतः संक्रमण तत्व को एक्टिनाइड कहा जाता है। यानी छठवें आवर्त के जो अंतः संक्रमण तत्व होते हैं उनको लैंथेनाइड तत्वों को ही अंतः संक्रमण तत्व तथा सातवें आवर्त के जो अंतः संक्रमण तत्व होते हैं उनको एक्टिनाइड कहा जाता है। आगे देखेंगे मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। अब विशेषताएं देखेंगे। तत्वों के अध्ययन में आसानी होती है, परमाणु भार ज्ञात करने में उपयोगी होते हैं और नए तत्वों की खोज में भी आसानी होती है। मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। हाइड्रोजन की स्थिति निर्धारित नहीं है। क्या है, हाइड्रोजन की स्थिति निर्धारित नहीं है। धातुओं तथा अधातुओं को एक ही वर्ग में रखा गया है। मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी में क्या रखा गया है, धातु और अधातु को एक ही साथ सब रख दिया गया है, इसलिए ये दोष है इसमें। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से अगला स्थान दिया गया है। समान गुणों वाले तत्वों को अलग रखा गया है, असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। 8वें समूह को 3 उप समूहों में बांटा गया है। किसमें, उप समूहों में बांटा गया है। आगे आधुनिक आवर्त सारणी यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं। इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग यानी यह समूह है। समान लक्षण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में, 4। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक में बांटा गया है, SPDF। हाइड्रोजन को पहले तथा 17वें दोनों वर्गों में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी के उपयोग क्या है। तत्वों के अध्ययन में आसानी से हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में उपयोगी, नए तत्वों की खोज में आसानी होती है, तत्वों का आयनन विभव ज्ञात करने में आसानी होती है और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता ज्ञात करने में आसानी होती है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में इतनी ही सारणी के वगैरह में बताया गया था, दीर्घाकार आवर्त सारणी, मेंडलीफ की और आधुनिक आवर्त सारणी, इन्हीं के बारे में बताया गया। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।